पता गया है कि एक पत्थर को घुमा रहे, तो हम लोग पत्थर को घुमाना ज़मीन से शुरू करते हैं, नीचे की तरफ से। तो जो नीचे हमारा पहला पॉइंट हुआ ए, फिर हम लोग एक टर्मिनल में पहुंचेंगे मिड पॉइंट पे, वो हो गया पॉइंट बी और पॉइंट सी। मुझे क्या देखना है कि पॉइंट ए पर कितना प्रेशर या कितना टेंशन लग रहा है इस पत्थर पे सेंटर से, पॉइंट बी पर जब पत्थर आया तो सेंटर पे वो कितना टेंशन दे रहा है, और पॉइंट सी पर आया जब वो कितना टेंशन दे रहा है। इससे ज़्यादा तो पॉइंट हो ही नहीं सकते किसी सब चीज़ का सर्कुलर मोशन में घूमने में। अगर ये 3 पॉइंट पता चल जाए तो हमें पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लगने वाला टेंशन पता चल जाएगा, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए का। तो पॉइंट ए में हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमेशा सेंटर टूवर्ड होती है। दूसरा, पत्थर पे जो लगने वाला टेंशन है वो भी सेंटर टूवर्ड ही है, बरोबर। पर हमें पता है पत्थर पे काम करने वाली जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब मास इनटू ग्रेविटी। क्लियर है ये? अब जरा एरो पे ध्यान दो। अब इसके बेस पे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। जो एरो ऊपर दिखा रहा है वो कौन से एक्सिस पे जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो उन सब चीज को हम लोग पॉजिटिव से लिखेंगे, जैसे प्लस टी ए, और नीचे वाले भाग को नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस पे जा रहा है माइनस एम जी, और हमें पता है एफ सी को हमेशा इक्वल के बाद ही लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? टी ए माइनस एम जी। एफ सी बी का हम लोग के पास फॉर्मूला है, एफ सी बी बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। उस पर भी ए लिखेंगे क्योंकि पॉइंट ए का हम लोग पता कर रहे हैं टेंशन, राइट। तो ए डाल देंगे। उसके बाद माइनस एम जी को राइट साइड ले लेंगे। तो ये आया अपना पॉइंट ए के टेंशन का फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर प्लस एम जी। ये क्लियर हुआ गाइस? अरमान, फरहान, पक्का सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लेंगे? बजाय पॉइंट बी के पहले सी ले लेते हैं। अब सी पॉइंट की बात करो, सी में तो हर एक चीज डाउनवर्ड ही लगेगी। जैसे हम लोग स्कीपिंग भी खेलते हैं तो तुम लोग ऑब्जर्व करो, जब स्कीपिंग में जब वो जो स्कीपिंग जब ऊपर जाती है, थ्रेड जब ऊपर जाता है तब वो लूज हो जाता है। या हम लोग कोई भी चीज को घुमाते हैं तो ऊपर की तरफ से नहीं घुमाते, कोई भी चीज नीचे से ऐसा घुमाते हैं, ऐसा है ना, ऐसा घुमाते हैं। तो जाहिर बात है ऊपर की तरफ पॉइंट सी पर जो ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर टूवर्ड ही होता है, और टेंशन भी कहाँ पे रहेगा? सेंटर टूवर्ड होगा। तो सब कौन से रेंज में जा रहे हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। अगर सब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, करेक्ट। माइनस टी सी माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एफ सी पी। क्लियर है? अब माइनस कॉमन लेंगे तो जाहिर बात है माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ सी पी। एफ सी पी क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आप क्या करेंगे? टी सी को छोड़कर एम जी को राइट साइड लेंगे तो देखो सेम फॉर्मूला नहीं बन गया? टी ए में प्लस लगाया और यहाँ पे माइनस लगाया, बस इतना फर्क होता है ऊपर और नीचे से। अब हम लोग क्या निकालेंगे? पॉइंट बी का टेंशन। पॉइंट बी का टेंशन क्या रहेगा? अब पॉइंट बी में देखो ग्रेविटी एकदम अलग ही डायरेक्शन में, और सेंटर टुवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है और टेंशन है। अब सवाल होता है मैं कौन सा इक्वेशन लूँ, ये वाला लूँ या ये वाला लूँ? क्योंकि दोनों नहीं ले सकता, कि एक वाई एक्सिस पे गया एक एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग एक्स एक्सिस का लेंगे। अभी एक्स एक्सिस पे सारे लोगों का डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है? टूवर्ड द सेंटर, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में। मतलब ये सब लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इसलिए सभी को हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं लिखूंगा माइनस टी बी इज इक्वल टू माइनस एफ सी पी। एफ सी पी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचा? एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर। यहाँ तक क्लियर है? तो ये देखो टेंशन मिल गया। अब नेक्स्ट क्या पार्ट निकालने वाले? वेलोसिटी। टेंशन तो हम लोग ने निकाली, अब मैं टेंशन की मदद से वेलोसिटी पता करूंगा कि ये पत्थर को घुमा रहे, तो पत्थर को घुमाने में हर एक पॉइंट में उसकी स्पीड कितनी, क्या हर एक जगह पे स्पीड सेम होती है? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स नहीं, हर एक जगह पे स्पीड अलग होती है, तो हर एक जगह का फॉर्मूला भी अलग अलग बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट सी से। पॉइंट सी पे हमें देखना है कितनी स्पीड है उसकी। तो हम लोग पहले टेंशन का फॉर्मूला ले लेंगे, टी सी यही मिला था ना पॉइंट सी के टेंशन का फॉर्मूला, तो मैंने वही ले लिया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे? पॉइंट सी पर जो टेंशन होता है, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो पॉइंट सी पर ज्यादा पत्थर सेंटर पे टेंशन लगाता ही नहीं। जैसे तुम हाथ से कोई चीज को घुमा रहे हो, जब चीज ऊपर जाती है ना तो तुम्हारा हाथ हल्का महसूस करेगा, बरोबर, क्योंकि ऊपर जाने वाली चीज हमेशा उसकी ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, इसलिए यहाँ पर जो टेंशन है वो कैसा है? नेग्लिजिबल है। इसलिए यहाँ पे टी सी क्या ले लेंगे? जीरो। टेंशन जीरो हुआ तो ये माइनस एम जी को लेफ्ट साइड लूंगा, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे, एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी। नेक्स्ट क्या करेंगे? एम एम कट गया, वी स्क्वायर, आर को राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो वी स्क्वायर सी इज इक्वल टू एम जी हो गया, बरोबर।
तो वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट किया तो रूट हो जाएगा, वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। ये वाला इक्वेशन समझा कैसा है? देखो कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है तो तुमने देखा ज़्यादा, कोई प्लेन को भी ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे सीधा ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे गिर जाता है, ऐसा क्यों? कि ऊपर हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाते ही नहीं है। कोई भी चीज़ की फोर्स ऊपर की तरफ कम होती है, नीचे की तरफ से ज़्यादा लगाते हैं। प्लेन भी उड़ाते हैं तो पूरी मेहनत नीचे की तरफ से करते हैं, फिर ऊपर से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो उस पर टेंशन कम लगता है सेंटर से। क्लियर है ये? सेकेंड पॉइंट पे आए, एट लोवेस्ट पॉइंट ए। अब हम लोग पॉइंट ए पे आए। पॉइंट ए के लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थियरम का इस्तेमाल करेंगे। वर्क एनर्जी थियरम क्या बोलता है कि जितनी पोटेंशियल, वर्क एनर्जी थियरम बोलता है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थियरम। मतलब इन दोनों का जो टोटल होगा, बोलने का मतलब क्या, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। यही वर्क एनर्जी थियरम बताता है। इसके बारे में और डिटेल हम लोग आगे देखने वाले हैं रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ पर दो एनर्जी मैंने चेंज वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे पॉइंट ए को समझने के लिए ना मैं पॉइंट सी को भी लूंगा, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट इधर पे था, इधर से घूम कर किधर पे आया, वो पॉइंट ए पर आया। तो मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या ले लिया, पॉइंट ए माइनस पॉइंट सी। हमेशा उल्टा लिखते हैं ना, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, शुरुआत यहाँ से हुई और यहाँ पे पहुंचे, इसलिए पी ए माइनस पी सी। ये वाला साइन पहले से ही पढ़ा था तो वो एज इट इज रहेगा। काइनेटिक एनर्जी भी सेम लिखे, ई ए माइनस ई सी। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच ए माइनस एम जी एच सी। एम जी एच है ना, और काइनेटिक एनर्जी का क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर ए माइनस हाफ एम वी स्क्वायर सी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को डाउट आया यहाँ पे? अरमान फाइज आया, डाउट आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो डायग्राम मैंने वापस से बनाया और इस डायग्राम में मैंने कुछ और भी चीज रिप्रेजेंट की। अगर सर्कल की देखे ध्यान से तो मुझे पता है पॉइंट से लेकर सर्कल का सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, बरोबर। तो अभी ध्यान दो, ये जो मेरा पत्थर है वो पॉइंट सी से होते हुए पॉइंट ए तक आया, यदि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 आर का डिस्टेंस कवर किया, मतलब एक डायमीटर कवर किया उसने, और एक डायमीटर में 2 रेडियस आते। दूसरा, यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन अप्लाई की है। देखो एम जी एच ए को मैंने 0 ले लिया। आप समझना पड़ेगा एम जी एच को ए को मैंने 0 क्यों लिया है। तो उसका रीजन ये है कि हम लोग घुमाने की शुरुआत कहीं से तो करते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की। हर एक ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहां से चीज की शुरुआत होती है चलने की। तो मुझे भी तो यहाँ से किसी पॉइंट को लेना पड़ेगा जहां से ये ऑब्जेक्ट शुरू हुआ होगा चलना, बरोबर। हर जगह पे तो स्पीड उसकी फास्ट नहीं थी। घर पे भी जब हम लोग फैन चालू करते हैं तो उनके पत्ते एक जगह फिक्स रहते हैं ना। अगर मेरे को मान लो घर में मत खेलना है फैन के साथ, तो क्या करूंगा, जैसे ही फैन चालू करूंगा उस पत्ते को मैं देखने लगूंगा जो पत्ता घूमना शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है जहां से। तो चीजों को जब वर्टिकल घुमाते हैं ना, जैसे बाल्टी को पकड़ेंगे, मैं घुमा रहा हूँ, तो घुमाने की स्टार्ट कहाँ से करते हैं, डाउनवर्ड से ही करते हैं ना हमेशा, बरोबर। तो पॉइंट ए मेरा क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट हुआ। अब जाहिर बात है शुरुआत तो अपने कहाँ से की, पॉइंट ए से की। तुम्हारे में इतनी ताकत तो है नहीं कि डायरेक्ट ऊपर से करोगे शुरुआत, बरोबर। तो पॉइंट ए रेफरेंस पॉइंट है, वो पॉइंट हुआ जहां से स्पीड स्टार्ट हुई है, मतलब यहाँ से वेलोसिटी शुरू हुई है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, यानी शुरुआत में इधर से जब घुमाया गया तब वेलोसिटी बढ़ी ना। तो इसलिए हम लोग एम जी एच ए को क्या ले लेंगे, 0। रीजन क्लियर हुआ कि पॉइंट ए से ही शुरुआत हुई। तो एम जी एच को ए को 0 लूंगा, एच को एक्चुअली मैंने हाइट को 0 ले लिया, जिसकी वजह से बाकी पूरा पार्ट 0 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, एम जी एच सी। इस भाग में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, यहाँ पर एज इट इज रखा है। ये हाइट के बेस पे मैं पता करा था, इधर पे कोई हाइट नहीं थी ऑब्जेक्ट की, वो जमीन से जुड़ा हुआ था, ऐसा भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा। दूसरा ये देखो 1/2 यहाँ पर दोनों साइड में, एक मिनट, हाँ यहाँ पर तो आया अपना एम जी एच सी। अब सवाल होता है कि यहाँ पर 2mgr कैसे आया, तो इस जरा एच सी पे, एच सी क्या बताता है, हाइट को बताता है। तो हम लोग पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक की हाइट कितनी है, 2 रेडियस है, तो वो 2 रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एच सी की जगह मैंने क्या लिया, 2r लिया, समझ में आया। तो हाइट कितनी है, 2r।
तो हो गया 2 mgr। क्लियर है ये पार्ट? इसको डाउट आया क्या इस भाग में? hc की वैल्यू है 2r, ये हाइट 2 क्यों आया? क्योंकि दो रेडियस हुए ना, एक ए का रेडियस, एक यहाँ से पॉइंट सेंटर से लेके सी तक का रेडियस, दो हाइट कवर कर रहे हैं ना, कि पॉइंट ए से सी तक का डिस्टेंस देखो, दो रेडियस का डिस्टेंस है, इसलिए 2r आया। 2 mgr मैंने इसलिए ऐसे लिखा ताकि अच्छा लगे दिखने में। बाकी वो भी क्लियर है ये पार्ट? अरमान गाइस, हेलो, क्लियर है? आगे बढ़ जा रहा हूं मैं फिर। हाफ mv² a माइनस हाफ mv² c। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये mgr, अब ये v² c की जो वैल्यू है, v की वैल्यू क्या है? rg, v² इज इक्वल टू rg। ये अभी भी पता किए थे हम लोगों ने, पॉइंट c की वेलोसिटी की इक्वेशन है ये, v² इज इक्वल टू rg, याद है? vc² इज इक्वल टू rg। तो मैं ये vc² की जगह पर ये rg की वैल्यू पुट कर दूं, कर सकता हूं ना? देखो अभी पता किए थे, यहाँ पर दिख रहा है v² c इज इक्वल टू rg। तो यहाँ पर भी तो c आया है, v² c आया है, तो मैंने पुट कर दिया, तो ये भी बन गया mgr। अब देखो ये mgr सेम है, तो दोनों को साथ में पैर बना लेते हैं, तो -1/2 mgr को लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 mgr प्लस हाफ mgr इज इक्वल टू हाफ mv² a। नेक्स्ट दोनों में अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 5/2 mgr इज इक्वल टू हाफ mv² a। m कट गया, हाफ हाफ का 2 कट गया, क्या बचा? 5gr इज इक्वल टू v² a। नेक्स्ट स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेंगे, तो va की फॉर्मूला क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5gr। ये आई वेलोसिटी पॉइंट ए। समझ में आया? अब पॉइंट से कहाँ पे जा रहे हैं? पॉइंट ए से हम लोग बी की तरफ जा रहे हैं। अब पॉइंट ए से बी की वेलोसिटी पता करेंगे, तो यहाँ पे वापस से मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने वापस से वही से लिया है। फाइनल पॉइंट है मेरा पी बी माइनस पी इज इक्वल टू ई बी माइनस ई। इसका दोनों का फॉर्मूला ले लूंगा। अब एम जी एच ए है, एच ए का हमें पहले से पता है, हाइट क्या होता है? 0 होता है, तो इसको उड़ा देंगे। दूसरा मुझे देखना है डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस एक्चुअली सीधा होता तो समझ में आता है, टेढ़ा हो गया मतलब एक ही रेडियस कवर हो रहा है। क्लियर? ऐसा रेडियस नहीं नाप सकते, ये याद रखो, सीधा या तो ऐसा नापते हैं, यानी एक ही रेडियस कवर हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होगा। अगर एक ही रेडियस कवर हो रहा है तो यहाँ पे माइनस एम जी आर आएगा, बरोबर, इज इक्वल टू ये बाकी भाग। अब मेरे पास v² a का भी फॉर्मूला है, क्या है? v² a 5gr, तो मैं इसकी जगह पे 5gr रख सकता हूँ, बरोबर ना? अब देखो mgr और 5mgr एक जैसा नहीं हो गया, तो इसको भी लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 3/2 mgr इज इक्वल टू 1/2 mv² b। m और m कट गया, 2 और 2 कट गया, क्या बचा? 3gr इज इक्वल टू v² b। अब स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेंगे, ये बन गई पॉइंट बी की वेलोसिटी की इक्वेशन, फॉर्मूला। समझा ये वाला पार्ट? हेलो, स्टार्ट करें आगे। एनर्जी डिफरेंस, अभी तो हम लोग ने देखो टेंशन पता किए, उसके बाद वेलोसिटी पता की, उसके बाद अब लास्ट हम लोग पता करेंगे हर एक पॉइंट की एनर्जी, यानी जब पत्थर पॉइंट ए पर था तो उसकी एनर्जी कैसी थी। तो एनर्जी में हम लोग को पता है दो ही चीज होती है, एक काइनेटिक होती है, एक पोटेंशियल होती है, और तीसरा टोटल एनर्जी होती है, जो दोनों का एडिशन होती है, सम होती है। पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv² a। v² a का वैल्यू मेरे पास है, क्या है? 5rg। तो ये हो जाएगा, इस 5 को अगर मैं 1 के पास डाल दूं तो ये बन गया 5/2 mgr, करेक्ट। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgha, और मुझे पता है कि a पॉइंट की जो हाइट है वो 0 है, तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 0। अब निकालते हैं टोटल एनर्जी पॉइंट ए की, क्या होगी? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे पता है पोटेंशियल अगर 0 है तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी फुल्ली किस पे डिपेंड है? काइनेटिक एनर्जी पे, राइट। अब हम लोग निकालेंगे पॉइंट सी का काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² c आएगा। v² c की वैल्यू मेरे पास है, क्या है? rg है, तो ये बन गया हाफ mrg। अब नेक्स्ट निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन पॉइंट सी का, mgh। मुझे पता है पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है वो 2r का है, तो ये हो जाएगा 2 mgr या mg2r, बरोबर। अब मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा, तो टोटल एनर्जी क्या? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू मैंने पुट की। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे। ये 2 को उधर आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 हो जाएगा mgr। क्लियर है ये? अब इसके बाद निकालेंगे एट पॉइंट बी लास्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ mv² b
इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर बी का भी हमारे पास फॉर्मूला क्या है 3 rg, तो मैंने वही रखते हैं 3 rg, एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 mgr। नेक्स्ट निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा बात है पॉइंट बी में पोटेंशियल हाइट r है, राइट, एक ही रेडियस बढ़ता है तो mgr हो गया। दोनों का टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा 5/2 mgr। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो हर एक पॉइंट की जो एनर्जी आ रही है वो सेम आ रही है, मतलब टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट की क्या है 5/2 m। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे एनर्जी सेम होती है, हर एक पॉइंट में एनर्जी सेम है, पर टेंशन और वेलोसिटी सेम नहीं होती, पर एनर्जी सेम होती है। अब तो एक स्पेशल केस है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है स्पेशल केस, और सरप्राइजिंग की बात ये है कि ये अभी भी रखा गया है तुम्हारे बुक के अंदर, इसको हटाया नहीं गया है। तो ये केस क्या बोला, डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। देखो वर्ड में ही लिखा है, क्या बोला है लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं पॉइंट सी, मैंने नाम दिया है। लोएस्ट पॉइंट को मैंने नाम क्या दिया है पॉइंट ए। दोनों का टेंशन का डिफरेंस बताओ, तो पहले वो दोनों की इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर चुके हैं, टी ए का इक्वेशन ये है और टी सी का इक्वेशन हम लोगों ने ये फाइंड किया। अब क्या बोल रहा है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या था, दोनों को माइनस कर दो। तो देखो मैंने नीचे माइनस कर दिया है दोनों को, तो जाहिर बात है राइट साइड की वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। माइनस करने के बाद ये जो दिख रहा है तो मैं एम जी और एम जी दोनों प्लस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2mg। सेकंड क्या करेंगे, दोनों में m/r और m/r कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने में अंदर क्या बचा है va² माइनस vc² प्लस 2mg। सेकंड क्या करेंगे, अब हमारा मिशन इसी पे चालू होगा, ये va और vc को पता करते हैं ताकि सॉल्व करना ये TA माइनस TC का वैल्यू मिल जाए। तो मैंने वापस से वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हमने कौन सा 2 पॉइंट लिया, एक A है और दूसरा C, तो जाहिर बात है mgh माइनस mgh लिखूंगा, यहाँ पे भी A और C लिखूंगा। उसके बाद मुझे पहले से पता है हाइट ऑफ A पॉइंट की हाइट 0 होती है, तो यहाँ पे और हाइट ऑफ C की जो हाइट है वो 2r होती है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस बिकम प्लस 2mgr। नेक्स्ट यहाँ पर भी हाफ एम कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचा v² माइनस vc²। अब हाफ एफ को मैं लेफ्ट साइड ले लूंगा तो ये हो जाएगा 4mgr, है ना। अभी देखो नेक्स्ट मैं देखो क्या मस्ती करने वाला, ये जो r दिख रहा है तुमको इसको राइट साइड ले लो, तो ये हो गया m/r v² a माइनस vc² a। अब ऐसा क्यों किया, तो जरा ऑब्जर्व करो ऊपर की इक्वेशन, मैंने इस भाग को ही पता कर लिया, इस भाग की वैल्यू क्या आ रही है, तो मैं डायरेक्टली इस भाग की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 4mg, और इधर क्या बचा 2mg, देखो मिल गया TA माइनस TC को 4mg प्लस 2mg 6mg। समझा ट्रिक, इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने एक तरह, अरे वो गलती से मैं लिखना भूल गया और फिर मैंने स्कैन करके डाल दिया, और TA माइनस TC ही है, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सर्कुलर मोशन चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर मतलब ये अपना रोटेशनल डायनेमिक का एक पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब उस पार्ट में से एग्जाम में क्या क्या आता है, तो एकदम सिंपल है, अगर तुम लोग स्टडी नहीं करते हो तब पढ़ना क्या क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लेना, वो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। उसके बाद हम लोग ने 2 एप्लीकेशन देखे थे, याद है, एक बैंकिंग ऑफ रोड वाली सेफ्टी स्पीड का, और दूसरा वो वॉल ऑफ डेथ देखा था, वो पढ़ लेना। तीसरा उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड, तो वो तो आग बंद करके पढ़ो, सभी बच्चे पढ़ते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और उसके बाद जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, वो लक बाय चांस टाइप है, आता है भी ये कभी नहीं भी आता, वो पढ़ के जाना, क्योंकि वो पढ़ोगे ना तो 2 बेनिफिट हो जाएगा, एक तुम्हारा थियरी बेस पे भी तुम्हारी स्टडी हो जाएगी, और दूसरा तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस पे भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं घुमा फिरा के, तो वो एनी हाउ तुम लोग को स्टडी करना ही। और वो सिंपल, उसमें कुछ लिखने का नहीं है, वो डायरेक्ट डेरिवेशन जैसा है, बोलता ना बेसिक मैथमेटिक्स है, एक बार समझ में आ गया ना तुम खुद ही लिखते जाओगे, तुमको रट्टा नहीं मारना है उसको, जैसे मैंने समझाया ना वैसा अगर तुमको समझ में आ गया तुम लोग डायरेक्ट करोगे आंख बंद करके। उसके बाद लास्ट में हम लोग ने डिफरेंस किया था ना, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेंशन, वो कर लेना। तो टोटल देखो 5 पॉइंट मैंने बताया, चैप्टर में बहुत सारा पढ़ने को है, पर ये जो 5 मैंने बताया ना ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लिया तो तुम बोल सकते हो हाँ मैंने चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। अब आते हैं रोटेशनल मोशन में। तो रोटेशनल मोशन को समझना है तो पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इनर्शिया का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सभी को पता होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है हम लोग ने शायद ये 11 में भी पढ़ा है, कुछ याद है किसको? अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, याद है मतलब अरमान फैज को याद है कि नहीं?
आज इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करके स्टॉप कर देंगे। हाँ हाँ, यही डेफिनेशन थी, बरोबर बरोबर। अब इसको थोड़ा और अच्छे से मैंने एक और डेफिनेशन तुमको बताया था, एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंजेस। मैंने उसी चीज़ को मैंने सही तरीके से बता रहा, क्योंकि वो जो डेफिनेशन है ना स्टेटमेंट लॉ का, वो क्लियर नहीं कर पाता है। यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी दुनिया की ऑब्जेक्ट है वो बदलाव को रोकती है, कोई भी एक बदलाव एडजस्ट नहीं करना चाहता। जैसे मान लो अगर गाड़ी रुकी है तो वो रुकी ही रहनी चाहती है, धक्का मारोगे तो वो बहुत फोर्स से ऑक्यूपाई होगा शुरुआत में, और अगर वो चलना शुरू हो गई तो वो रुकना नहीं चाहेगी। जैसे मारोगे ब्रेक तो झटका लगता है। तो ये बताता है कि चीज़ें रेजिस्ट करती है बदलाव। तो चलो यहाँ पे एग्जांपल देखो यहाँ पर दो, एक बाइक चल रही है, एक कार चल रही है, और एक बच्चा झूल रहा है, बरोबर। तो यहाँ पर हम लोग के पास, मुझे एक एग्जांपल से तुम लोग को समझाना है कि बताओ किसमें सबसे ज़्यादा इनर्शिया लग रहा है, बाइक में या कार में। मैंने क्लास 11 में भी एग्जांपल दी थी इसकी, याद आ रहा है मुझे। मैं मान लो एक बाइक चल रही है तेज़ी से और ट्रेन भी चल रही है, बीच में ना एक पेड़ गिरा है, वो रोड से होते हुए ट्रेन की पटरी तक गिरा हुआ है, और बाइक और ट्रेन दोनों 100 मीटर की दूरी पे। तो बताओ सबसे पहले कौन रुकेगी, बाइक सबसे पहले रुकेगा या ट्रेन पहले रुक जाएगी? पहले बाइक रुकेगी। बाकी लोग भी सहमत हो? अरमान कैस सहमत हो फरहान से? ठीक है, तो अब रीजन बताओ, बाइक पहले क्यों रुक रही है, ट्रेन क्यों नहीं पहले रुक रही है? बाकी लोग का क्या जवाब है? सेम है? हाँ, बाकी लोग क्या बोलते हैं? जो फरहान बोल रहा है सही बोल रहा है, यानी बाइक का वजन कम है। अरे लेकिन ट्रेन का तो ब्रेकिंग सिस्टम ज्यादा खतरनाक होता है, वैक्यूम सिस्टम से बनाया जाता है उसका, उस हिसाब से तो ब्रेक एक बड़ा वजह है। देखो फरहान ने एक वर्ड यूज किया था, वेट, वजन है मेन रीजन। बोला तुम डिस्क ब्रेक लगाओ या टीवीसी का टायर खरीदो कोई भी ब्रांड खरीदो, कोई फायदा नहीं। मैन, हाँ मैन चीज होती है वजन। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि इनर्शिया का एक ट्रिक है, पूरा लॉ याद मत करो, सिंपल बोलो, इनर्शिया इज नथिंग बट मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस पे लगने वाला इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। बहुत आसान है। जैसे मान लो यहाँ पे एक झूले से एग्जांपल है, तो देखो यहाँ पे एक झूला झूल रहा है बच्चा, लेकिन ये अपन यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हैं, झूला झुलाते तेजी से तो इसकी मुंडी पीछे हो जाती है। तो ऐसे झूले को रुकाना भी बहुत आसान है। देखो ना, बच्चे को बैठा रहे हो झुलाते, बच्चा रोने लग रहा है, अरे मेरे को डर लग रहा है, रुकाओ रुकाओ, तो अपन कैसे आ रहे अपनी पूरी ताकत दिखा के रोक लेते फटाक से, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता। पर वही जगह पे कोई आसमानी झूला, और इसमें मान लो कि कोई कपल बैठा है और कपल को जो लड़की ने धक्का देती है और बेचारा वो लड़का लटक गया झूले में। अब वो बोला अरे रुकाओ रुकाओ रुकाओ, तो उसको रुकाने में टाइम लगेगा। अगर यहाँ से वो बोलेगा रुकाने, तो ये बेचारा ना जब यहाँ पहुंचेगा ना तब जाके वो रुकाएगा, बरोबर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मास। जब मास बढ़ता है ना, चीजों को ब्रेक करने में टाइम लगता है। सडन ब्रेक मारने में क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट टूट सकता है, बरोबर। अभी एग्जाम्पल देख लो, जो ट्रेन के हादसे होते हैं, ट्रेन के जितने भी एक्सीडेंट हुए उसमें क्या होता है, जब दो ट्रेन टकराती है या एक ट्रेन रुक गई दूसरी ट्रेन टकरा रही है, तो उसमें क्या होता है, जब दो ट्रेन सडन टकराती है तो सडन ब्रेक भी तो लगता है जोरदार, दोनों स्टॉप होती है, जिसकी वजह से पीछे के डिब्बे पूरे आगे आ जाते हैं, बरोबर। और रीजन क्या है? वजन है उसका, वजन बहुत ज्यादा होता है। वो जगह कार में अगर सडन ब्रेक मारा जाए तो जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो कांच तोड़ के आगे आ जाएगा, पर अगर सीट बेल्ट पहना है तो कुछ नहीं होगा। मतलब झटका सभी में लग रहा है। देखो बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बोर्ड एग्जाम देने जब जा रहा था ना 12वीं का, तो तब ना हम लोग बस में सब किए, तो इधर से अभी आ रही है आवाज? हाँ, तो क्या हुआ कि सडन ब्रेक मारा तो जितने भी लोग थे ना पीछे, सब आगे आगे गिर गए धड़ाम धुड़म। तो ये क्या हुआ, सडन ब्रेक है, मास ज्यादा है ऑब्जेक्ट का, सडन ब्रेक मारेगा तो इस तरह का एक्सपीरियंस होता ही है, ठीक है, कि बस को भी टाइम लगता है ना चीज़ों को रुकाने में। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि इनर्शिया मास का लेना देना है। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब हम लोग टाइप ऑफ मोशन पे आते हैं, तो बोलते हैं कि 3 टाइप के मोशन होते हैं। एक प्योरली रोटेशनल मोशन, इसके एग्जाम्पल गोल घूमता हुआ पंखा है,
जो एक एक्सिस से एक डंडा लगा रहता है जो अपनी दीवार पे गड़ा हुआ होता है, और उस दीवार के गड़े हुए पंखे के गड़ा हुआ पंखा घूमता रहता है, यानी एक एक्सिस दे दिया गया है और उस एक्सिस से अपना पंखा घूमता है, उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं, सेल्फ रोटेशन करना। अर्थ भी एक अच्छी एग्जांपल है प्योरली रोटेशनल मोशन की। उसके बाद आ रहा है प्योरली ट्रांस, हाँ साइकिल का टायर रोटेशन मोशन करता है, बरोबर बोल रहे हो। दूसरा प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है लीनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन। जैसे मान लो बच्चे को घर में टॉय से खेलते रहते हैं, उसको ऐसे घुमाते रहते, आगे बढ़ाते रहते हैं, तो कोई भी चीज़ है, मान लो बॉटल है या पेपर हो गया, बुक है, जिसको तुम आगे बढ़ा रहे हो, स्ट्रेट घुमा रहे हो, उसको रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, मतलब कोई चीज़ का सीधा जाना। तो मान लो कार, अब आते हैं थर्ड टाइप पे, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का अभी तुमने ही दे दिया फॉर एन एग्जाम्पल। जैसे साइकिल देखो रोटेट भी करती है और उसके साथ साथ आगे भी बढ़ती है। एक एग्जांपल और भी है, कार का ले लो, कार का टायर। कार का टायर देखो रोटेशनल भी करता रहता है और उसके साथ साथ आगे भी बढ़ते जाती है कार। तो इसका मतलब यहाँ पे दो मोशन हो रहा है, एक रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। बी और ए में फर्क है ना, जैसे आसमानी झूला एक ही जगह पे घूमता रहता है, बरोबर, तो ये रोटेशनल मोशन हुआ। हाँ हेलो, रोटेशन प्लस प्योरली ट्रांसलेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट का सीधा जाना, उसमें हम ये नहीं देखने रोटेशन हो रहा है कि नहीं। एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास एक बुक है और तुम उस बुक को सिरका रहे हो गया। एक बच्चा अरबी क्लास में जा नहीं रहा है तो क्या करते, दो तीन बच्चे पकड़ के उसको सिरका सिरका के लेके जाते, तो वो भी है ट्रांसलेशन मोशन की एग्जांपल। ठीक है, अपनी पुरानी पिक्चर में तुमने देखा होगा, गाड़ी चलती रहती है और हीरो जंप मार के गाड़ी का पीछे का हिस्सा पकड़ लेता है और रगड़ते हुए जाता रहता है। तो हीरो जो रगड़ रहा है ना, वो भी ट्रांसलेशन मोशन ही है, सीधा जाना, कोई चीज का मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है। क्लियर। और रोटेशन का मतलब कुछ चीज वहीं पे रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है और साथ साथ ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है, बरोबर, इसलिए इसको बोलते हैं रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। अब हम लोग आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, या रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। ये होता क्या है, तो यहाँ तक मैंने डेफिनेशन लिखी, ऐसी क्वांटिटी जिसके जरिए हम लोग इनर्शिया को मेजर कर सके। किसके इनर्शिया को, जो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है उसके इनर्शिया को। तो उस इनर्शिया को, क्वांटिटी को मेजर करने का तरीके को रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी बोलते हैं। समझ में आया डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम लोग कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है और उस घूमते हुए ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होगा वो पता करने के तरीके को ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। अब यहाँ पर एक कॉमन वर्ड है जो पढ़ना जरूरी है, वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसी कोई बॉडी जिसका शेप और साइज के साथ चेंज ना हो, फिक्स हो। जैसे एग्जांपल ले लो, स्टोन हो गया है ना, रॉक हो गया, इनका कैसा शेप फिक्स होता है। ऐसा देखा जाए तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका शेप फिक्स हो सके, पर हाँ ये चीजें नेचुरली फिक्स शेप में रहती है। पत्थर का जो शेप है वो फिक्स होता है, तो मैं ऐसी बॉडी को क्या बोलूंगा, रिजिड बॉडी, जिनका शेप साइज हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, रिजिड बॉडी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे घर में मान लो मैं बुक घुमा रहा है एक बच्चा, तो मुझे देखना है कि उस बुक घुमाने के लिए उस बच्चे को कितनी काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़ रही है, उस चीज़ की स्टडी करना है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है किसी भी टाइप की बॉडी के लिए, चाहे पंखा हो, चाहे कोई बुक्स को कोई घुमा रहा हो, कोई भी चीज़, इस मेथड के जरिए हम लोग को कैलकुलेट करेंगे। तो आगे बढ़े, क्लियर है सभी को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? हेलो, तो हम लोग यहाँ से हम लोग इसके बाद स्टॉप कर देंगे। तो पहले एक रिजिड बॉडी दी है, रैंडम बना है, और एक एक्सिस पॉइंट बना है। एक्सिस पॉइंट वो होता है जहाँ से किसी चीज़ को हम ऐसा घुमाते हैं। ठीक है, जैसे पंखे का मैंने एग्जांपल दिया था, तो पंखे का भी देखो ना, एक जो रॉड होती है वो दीवार में चिपकी रहती है, बराबर, और उसके बाद ही तो पंखा घूमता है, यानी एक एक्सिस पॉइंट देना पड़ता है पंखे को। ये ऐसी ऑटोमेटिक नहीं घूमेगा वो, वरना अपने सर पे आ जाएगा गिर के, बराबर। तो बिल्कुल इस चीज़ को भी घुमाने के लिए हमें एक एक्सिस पॉइंट चाहिए। उस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया है, ओ रख दिया। अब जाहिर बात है ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, पत्थर है, जो भी चीज़ है, ये कोई भी अनरेडी ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसा रैंडम बनाया शेप, ये हर एक चीज़ पार्टिकल से बनी होती है, बराबर। हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल मास होता है, करेक्ट। हर एक पार्टिकल का मास होता है कि नहीं, इंडिविजुअल। तो मैं मान लेता हूँ कि रैंडमली इसका जो एक मास यहाँ पर होगा, उस मास को m1 बोलूँगा, दूसरे पार्टिकल के मास को m2 बोलूँगा,
और उसके डिस्टेंस को r2 बोलूंगा, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी को v2 बोलूंगा। इसी तरह से मुझे पता है कि पूरा के पूरा ये जो भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ये पूरा के पूरा पार्टिकल से पता है। अगर मैं इस तरह से काउंटिंग करता रह जाऊंगा ना तो इसके अंदर बिलियंस पार्टिकल्स होंगे, बरोबर। या जो मोदी ने बोला था ना पैसे 20 लाख हजार करोड़, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी 20 लाख हजार करोड़ पार्टिकल्स होंगे आराम से, करेक्ट। तो ये जो 20 लाख हजार करोड़ को मैं काउंट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने mn लिख दिया। n मतलब नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स में उनकी नंबर ऑफ वेलोसिटी और उनका नंबर ऑफ डिस्टेंस हो सकता है, बरोबर। अब अगर ये पत्थर घूमेगा तो उसके साथ साथ हर एक पार्टिकल्स भी उसके साथ ही घूमेंगे, क्योंकि वो तो उनका हिस्सा है ना। तो सारी बात है, हर की टेंजेंशियल वेलोसिटी मैंने पहले ही बोला था, कोई भी चीज जब गोल घूमती है ना वो ऐसी इस तरह से, तो कुछ हद तक वो सीधी भी जाती, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी करती, बरोबर ना। फिर उसके बाद वो कर्व बनाती है, फिर सीधी जाती है, फिर कर्व बनाती है, फिर सीधी जाती है, फिर कर्व बनाती है, फिर सीधी जाती है, इस तरह से गोल घूमती है, राइट। चलो अब आते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी पता करना है, तो हम लोग पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। पर मुझे v का फॉर्मूला पता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। v का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद आया हम लोग ने रिलेशन थे। तो इसकी जगह में आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये मिलकर हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर। ये वाला पार्ट समझा, जैसे कोई डाउट है क्या इस पार्ट पे? हाँ अरमान, कैस क्लियर है ये पार्ट? कैस अरमान बताते हैं। अगर ये पार्ट समझा मतलब खत्म हो गया, हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं पूरे ऑब्जेक्ट की। अब मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, जैसे मास m1 m2 इंटू इसकी। तो मैंने फर्स्ट की निकाला, तो वो क्या होगी, इसी की देखा हेल्प ले रहा हूँ, जो मैंने इतनी मेहनत से यहाँ बनाया ना। अब मैं इंडिविजुअल सबकी काइनेटिक एनर्जी E1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा पे क्यों नहीं लगाया 1, क्योंकि वो सबकी कॉमन स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी कॉमन है। इसी तरह E2 की भी इक्वेशन बनाएंगे और इसी तरह से nth तक काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनाएंगे। अब मुझे इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, पूरे बॉडी की जो रोटेशन एनर्जी है उस सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड करेंगे तो सब की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। सब में कॉमन क्या है, हाफ हाफ हाफ। दूसरा क्या कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हो। तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो ब्रैकेट के, तो अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉटेड प्लस mn rn स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह कंटिन्यूस नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 एंड सो ऑन, है ना। तो जब भी कोई नंबर ऑर्डर में बढ़ता है ना 1 2 3, उसके लिए हम लोग सबमिशन साइन यूज कर सकते हैं। सबमिशन साइन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ नंबर। कोई नंबर जब ऑर्डर वाइज बढ़ता है ना, एडिशन, तो हम इस साइन को इस्तेमाल करते हैं। ये साइन क्या बता रहा है कि आपका जो नंबर है i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ और n तक जा रहा है। तो सही नहीं है, देखो 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक जा रहा है, n तक। ऐसा लिखने के बाद m के नीचे i और r के नीचे भी i लिख देने का, mi ri स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद नीचे वाला एक भाग छुप गया है, उसको लिखना पड़ेगा लगता है, मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। पहला एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हारे हाथों में हथौड़ा है, एक मिनट, इधर से ही वो ऐप चालू करना पड़ेगा ताकि तुमको दिखा सकूँ मैं। ओपन बोर्ड, मान लो तुम्हारे पास एक इस तरह का हथौड़ा है। अरे बाप, एक मिनट, मैं राइटिंग पैड ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ मैंने देखो एक हथौड़ा बनाया, ये हुआ मेरा हथौड़ा। ओके, ये क्या बना दिया, हथौड़ा ऐसा रहता है ना। हाँ, ये अभी काफ़ी हद तक हथौड़ा जैसा दिख रहा है। तो हथौड़े में क्या रहेगा कि अगर मैं हथौड़े को यहाँ से पकड़ता हूँ तो मुझे ज़्यादा ताकत लगेगी, मतलब उसको घुमाने के लिए। पर वही जगह मैं हथौड़े को करीब से पकड़ूंगा तो मुझे वही ताकत कम लगेगी, मैं इसको ज़्यादा तेज़ी से हथौड़े को घुमा सकता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? तुम लोग ने ये 26 चैम्बर ऑफ शावलिन की पिक्चर देखे थे, कुंफू वाली?
उस पिक्चर में भी क्या दिखाया था, जो एक लोहार होता है ना, वो एक जो है आर्मी रहती है ना, उसको मारते रहता है। तो क्या करता है, वो हथौड़े को एकदम कोने से पकड़ता है। अब कोने से पकड़ेगा तो उसको घुमाना उसको काफी मुश्किल हो जा रहा था, जिसकी वजह से जो आर्मी वाले थे ना, वो इजीली इसको डॉच कर ले रहे थे, इधर उधर हो जा रहे थे। तो जो कुंफू मास्टर होता है ना, वो बोलता है कि एक काम करो, तुम हथौड़े को ना थोड़ा और करीब से पकड़ो। तो वो क्या करता है, एकदम करीब से पकड़ता है हथौड़े को। जब करीब से पकड़ता है ना, उसी चीज को वो फास्ट फास्ट घुमाना शुरू कर देता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसके अंदर, कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, उस ऑब्जेक्ट का मास भी उतना ज्यादा रहेगा। समझ में आया? और किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना तुम कम करोगे, उतना ही उसका मास भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इनर्शिया का लेना देना सिर्फ मास पे नहीं है, डिस्टेंस पे भी है, कि उस चीज को तुमने कितनी दूर से पकड़ा हुआ है। एक एग्जांपल ले लो, घर में अगर तुमको कोई काम करना है, मान लो घर में तुम्हारी अम्मी की हेल्प करने का मन कर रहा है तुम्हारे को, और बर्तन को उठाना है, तो क्या करो, अपना हाथ सीधा करके उस चीज को उठाओ। हाथ को सीधा करके उठाओगे ना, तो तुम्हें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो हल्की चीज भी वजन बन जाती है, बराबर। हाथ को जरा भी फोल्ड मत करना, एकदम सीधा होके उठाना है। होता है कि नहीं ऐसा? और वही जगह हाथ को ऐसा कर्व करके उठाते हैं, तो क्या होता है, चीज आसानी से उड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, कि जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, उस चीज का मास उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर है? कि क्लियर हुआ ये पार्ट? मैं क्या समझाना चाहता था वो समझा तुम लोग को? हाँ, पक्का? तो यहाँ पर ये जो m के साथ r है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, ये दोनों ही इनर्शिया को बता रहे हैं, बरोबर। हम लोग ने क्या बनाया था डेफिनेशन, मास बताता है इनर्शिया को, नहीं, मास के साथ अब मैं बोलूंगा r यहाँ पे डिस्टेंस का काम कर रहा है, वो भी बता रहे हैं इनर्शिया को। तो हम लोग क्या करेंगे, ये mi ri की जगह पर क्या ले लेंगे, इज इक्वल टू आई ले लेंगे। अब देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है। तो इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू हाफ आई, ये पूरी की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ, आई ओमेगा स्क्वायर। ये बन गया रोटेशनल काइनेटिक। आवाज आ रही है? हेलो? तो ये मेरा बन गया अपना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आवाज आ रही है? हेलो? आ रही है ना? समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा था मैं? इसको तुम लोग घर पे भी कर सकते हो। एक छोटी सी स्केल ले लो, उसको तो पहले दूर से पकड़ो, उसके बाद करीब से पकड़ो। तुम लोग को वेट का ना डिफरेंस एक्सपीरियंस होगा। या घर में अम्मी का चम्मच ही होगा ना, जिससे हम लोग खाना निकालते हैं, उसको दूर से पकड़ना, तो तुम्हें वजन ज़्यादा फील होगा। और वही जगह तुम करीब से पकड़ोगे तो वजन कम होता है। यानी डिस्टेंस का भी लेना देना है उस ऑब्जेक्ट के मास पे। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हम लोग आज स्टॉप करेंगे। तो हम लोग रोटेशनल में आ गए। हम लोग रोटेशनल में बेसिक मोशन के बारे में पढ़ा, इनर्शिया के बारे में पढ़ा, और एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला हम लोग ने निकाला। यानी अगर हम लोग आई और ओमेगा की वैल्यू दे दी जाए, आई और ओमेगा का वैल्यू दे दिया जाए, तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है। अभी तक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यही है, जो ये है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो अगर तुम लोग को पढ़ना रहेगा तो इसमें से बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ लेना, बहुत बार बेसिक डेफिनेशन भी पूछी गई है। बाकी कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ,